नमस्कार दोस्तों आज का अपना टॉपिक है चालक, अर्धचालक और कुचालक यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। दोस्तों ये मेरी वीडियो का तीसरा चैप्टर है और आज मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको चालक, अचालक और अर्धचालक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। यानी कि जिस पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो चालक पदार्थ कहलाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। यानी कि चांदी सबसे अच्छा चालक होती है क्योंकि इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसमें 1 से लेकर 3 तक होती है। दोस्तों 1 से लेकर 3 तक जिसके में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो चालक कहलाते हैं और अर्धचालक होते हैं जिनमें 4 होती है, जिनमें संख्या होती है 4 और कुचालक की होती है 5 से लेकर 7। तो दोस्तों अगला मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ और भी इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग हम विद्युत बल्ब के फ्लोरोसेंट और ट्यूब बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरेका व मैग्नीन। यूरेका और मैग्नीन का उपयोग हम प्रतिरोधक बनाने के लिए करते हैं। जो प्रतिरोधक होते हैं यानी कि कंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं सॉरी, उनका प्रयोग हम उनको बनाने के लिए मैग्नीन का प्रयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेका का उपयोग ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक बनाने के लिए किया जाता है। जो भी प्रतिरोध ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं उनको बनाने के लिए हम यूरेका का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है। जो नाइक्रोम धातु होती है उसका उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट यानी कि जो पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उनको बनाने के लिए हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन मरकरी वेवर लैंप में वाष्प के रूप में पारे का उपयोग किया जाता है। जो मरकरी वेवर लैंप होती है उसमें वाष्प के रूप में हम पारे का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत मोटर होते हैं और जनरेटर होते हैं, टरबाइन होते हैं, यानी कि उनमें हम जो कार्बन ब्रश होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। अब ये मैं बता दूं आपको कि ये ब्रश कार्बन के ही क्यों बने होते हैं, क्योंकि कार्बन होती है एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होती है कार्बन। तो कार्बन का टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी कि जो अर्धचालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें चालकता का गुण बढ़ जाता है। यानी कि जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं ये होता है आर्मेचर। इस पे कार्बन ब्रश यूं लगे होते हैं, रोटर पे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। अब ये रोटेट करेगा तो इस पे ये घर्षण उत्पन्न होगा ब्रश में और ब्रश का टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा उसके चालकता का गुण उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए हम कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि डायस्टेलिक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन परावैद्युतिक सामर्थ्य को किलोवाट यानी कि किलोवाट और प्रति mm में व्यक्त करते हैं। जो परावैद्युतिक की सामर्थ्य होती है उसे हम किलोवाट प्रति mm में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभ्रक एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्नि तथा नमी से अप्रभावित रहता है। यानी कि जो अभ्रक होता है उस पर अग्नि और पानी यानी कि नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेणी H यानी कि अगला क्वेश्चन श्रेणी H का अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है एक नियतमान कार्बन प्रतिरोध 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। जो नियत टेम्परेचर होते हैं, नियतमान कार्बन प्रतिरोध होते हैं, नियतमान वाले, उनको 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक बनाया जा सकता है। और जो परिवर्तित मान वाले कार्बन प्रतिरोध होते हैं
जो परिवर्तित मान वाले कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनको हम 100 से 5 मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायर बाउंड नियत मान प्रतिरोधक 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक के बनाए जाते हैं। दोस्तों इन तीनों को आप अपने तरीके से याद करें, यानी कि सही तरीके से याद कर लें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है वायर बाउंड परिवर्तित मान प्रतिरोधक 5 ओम से 5 किलो ओम तक के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बैंड टाइप प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी गुणक को तथा चौथी पट्टी रंग को प्रतिशत सहन सीमा में व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग में जोड़े जाने वाली तीसरी धातु को फिलर धातु भी कहते हैं। जो सोल्डरिंग में तीसरी धातु जोड़ी जाती है उसे हम फिलर धातु भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलर धातु किसे कहते हैं या पूछ लिया जाता है तो सोल्डरिंग में जोड़ी जाने वाली तीसरी धातु को हम क्या कहते हैं, फिलर धातु। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के जोड़ के लिए प्राय LKP नामक सोल्डर प्रयोग किया जाता है। जो एल्युमिनियम का जोड़ लगाते हैं उसके लिए हम LKP नामक सोल्डर होता है, यानी कि जो सोल्डर होता है टाँके लगाने वाला, उसका प्रयोग करते हैं LKP नामक सोल्डर का। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन के लिए प्राय 66% टीन और 34% सीसा युक्त सोल्डर उपयुक्त रहता है। यानी कि जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है उसके लिए 66% टीन और 34% सीसा युक्त सोल्डर होता है, यानी कि जो टाँका धातु होती है उसका प्रयोग करता है। फ्यूज तार में 63% टीन होती है और 37% सीसा होता है। ये दोस्तों परसेंट आपको याद करनी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रहती है उतना ही अधिक जल्दी उसका गलनांक कम होता है। यानी कि सोल्डर होता है, सोल्डर धातु होती है, टाँका धातु होती है, उसमें टीन की मात्रा जितनी अधिक रखोगे आप, जितनी अधिक होगी उसका गलनांक होता है वो उतना ही कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सोल्डर आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। जो आपका सोल्डर आयरन होता है, यानी कि जो टाँका लगाने वाला, जिसे हम अपनी भाषा में वो भी बोलते हैं काइया, जिसे हम काइया बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं सोल्डर आयरन। उसकी जो बिट होती है उसको हम तांबे की बनाते हैं, जो तांबे की बनी होती है वो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है। जो ब्रेजिंग होती है उसमें हम पीतल का टाँका लगाते हैं सामान्यतः। अगला क्वेश्चन सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उस तार को विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहते हैं। अब दोस्तों आपको और मैं क्वेश्चनों की तरफ ले चलता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या ट्रेड संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि UPPCL, UP RVUNL, यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघलकर टूट जाए फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने किसी भी उपकरण में जो फ्यूज लगाते हैं उसके संबंध में ये क्वेश्चन है कि किसी भी धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघलकर टूट जाता है उसका फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य किटकैट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान से 1.5 गुना करंट मान लगातार 4 घंटे तक प्रचालित नहीं होता। यानी कि जो निर्धारित किटकैट फ्यूज होता है दोस्तों, उसमें आपको करंट वहन करने की जो क्षमता होती है वो 1.5 गुना होती है। हर किसी फ्यूज में या किसी कंडक्टर में, जैसे कि हम वायर लगाते हैं 11,000 का 444 का, उसकी जो क्षमता होती है वो उसमें बहने वाले करंट से 1.5 गुना उस वायर की क्षमता होती है। और यहाँ पर आपको बताया गया है
वो तो मैंने एक अलग क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः किटकैट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुणे करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक प्रचालित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कॉर्टिस फ्यूज एवं HRC फ्यूज निर्धारित लोड करंट के मान के 1.5 गुना करंट मान पर 4 घंटे निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चनों में कितना अंतर है। अगला है 250 वोल्टेज तक के वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कहा जाता है। जो 250 वोल्टेज तक के वोल्टेज होते हैं जो हमारे घर में उपयोग होते हैं उनको हम निम्न वोल्टेज कहते हैं, और 650 तक के वोल्टेज को हम मध्यवर्ती वोल्टेज कहते हैं। जो मध्यवर्ती वोल्टेज होते हैं वो हमारे 650 वोल्टेज तक के होते हैं, उन्हें हम मध्यवर्ती वोल्टेज कहते हैं। और 22,000 वोल्टेज तक के वोल्टेज को हम उच्च वोल्टेज कहते हैं। और 22,000 से ऊपर, यानी कि 22,000 से ऊपर वोल्टेज से अधिक, उसको बोलते हैं हम अति उच्च वोल्टेज। अब आ गया अपना अगला क्वेश्चन है, 200 वाट के लैंप हेतु बायोनेट लैंप होल्डर प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, 200 से 300 वाट के लैंप हेतु एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये लैंप का प्रकार है। और 300 वाट से अधिक के लैंप हेतु गोलियाथिक एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिस फ्यूज 2 MP से 60 MP क्षमता वाले के बनाए जाते हैं, और HRC फ्यूज होते हैं वो 30 MP से 1000 MP क्षमता वाले बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक सिंगल फेज वोल्टेज मानक होते हैं वो 240 होते हैं। यानी कि जो भारत में मानक फेज यानी कि फेज वोल्टेज होते हैं वो 240 हैं। भारत में आवृत्ति होती है यानी कि फ्रिक्वेंसी होती है, भारत में मानक फ्रिक्वेंसी मानी गई है दोस्तों 50 हर्ट्ज, और जो अमेरिका या अन्य किसी अमेरिका में मानी गई है 60 हर्ट्ज, अमेरिका की 60 हर्ट्ज SZ होती है जो आवृत्ति है वो। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास होता है वो SWG में ब्रिटिश SWG में मापा जाता है। यानी कि इस SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ये तारों के व्यास को मापने वाला एक यंत्र होता है। ये राउंडेबल होता है जिसमें यहाँ पर खांचे से कटे होते हैं, इससे हम वायर के व्यास को नापा जाता है। अगला फ्यूज है बाइंडिंग में प्रयुक्त तारों को, ये तो दोस्तों हो चुका है। अगला है, फ्यूज एक सुरक्षित युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में अत्यधिक सुरक्षा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्यूज के बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको UPPCL और UPRVUNL की परीक्षाओं के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और हिंदी और रीजनिंग अन्य सभी सिलेबस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।